हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। आज हमारा जो है सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 तक हम पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा। और 1 बाय 1 क्लासेस आप जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक भी भेज देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्टार्टिंग से अभी तक के क्लासेस नहीं देखी हैं तो फिर बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो राज्य से साम्राज्य, ये आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अशोक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी इस चैप्टर से कि देखिए हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद से हम टेलीग्राम पे जो है जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाओ। सारी डिटेल्स आपको मेरे कमेंट सेक्शन मिल जाएगी। इवन सोशल साइंस के अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर ले लेना, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम से पहले रिविज़न करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अब ये स्टोरी कैसे शुरू शुरू हुई, तो राज्य से साम्राज्य तक। तो ये छोटी सी लड़की थी, इसको एक नोट मिला। ठीक है, दादाजी से कड़क नोट मिला। तो इसने देखा कि भाई ये जो नोट है, ये जो कड़क सा नोट है, इसमें तो दाहिनी तरफ तो गांधी जी हैं। ठीक है, और दूसरे साइड में इसने देखा कि यहाँ पर तो कुछ शेर बना हुआ है ऐसा। तो ये क्या है? ठीक है, आपने भी देखा ही होगा। तो ये शेरों वाला स्तंभ क्या है, तो इसी की पूरी स्टोरी अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुआ है। तो इसके ये जो है ना शेर जो हम पैसों रुपए पे देखते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। इसको तो पहली बात तो इसको पत्थर को काट करके बनाया गया है, फिर इसको सारनाथ में रख दिया गया, स्थापित किया गया है। ठीक है, सारनाथ, जिसने याद होगा आपको, मैंने बताया है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में। इसलिए मैंने बोला है कि एक एक चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि सारे चैप्टर इसमें एक दूसरे से अटैच हो। आपको पता ही है कि कुछ स्टोरी आपको 5 में मिलेगा, फिर 6 में मिलेगा, 7 में मिलेगा, और आज इस चैप्टर का कुछ हिस्सा आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। ठीक है, तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए हैं। ये निर्देश किसने दिया? अशोक ने दिया। ठीक है, ऐसा बनाने के लिए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। आखिर में अशोक के राज्य को हम साम्राज्य क्यों कहते हैं? देखो, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, मतलब कि जिस पर ये शासन कर रहा है ना, इसके दादा ने ये बनाया है 2300 साल पहले इसकी स्थापना की है। कौन है वो? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि चाणक्य के बहुत सारे विचार आपको किस किताब में मिलेगा, तो अर्थशास्त्र। एक तो क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब ये जो साम्राज्य है इसमें बहुत सारे नगर थे। ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये ऐसे नगर थे जो कि प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। वंश तो आपको पता ही है कि वंश क्या होता है, कि ये हमारे परिवार में एक सदस्य के बाद एक एक राजा बनते हैं। ठीक है, तो उसको वंश कहते हैं। जैसे कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ठीक है, शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, अभी मैं कुछ यहाँ पर आपको मैप में दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये सारे नगर हैं। ये जितने भी आपको ये रेड वाला दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए, ये गिरनार है, ये सोपारा है, सन्नाटी, मस्की, ये कलिंग जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पाटलिपुत्र हो गया। ये सारनाथ देखिए वाराणसी में है। ठीक है, ये आपका सांची का स्तूप, हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये तक्षशिला की बात हम कर रहे थे। ठीक है, तक्षशिला हो गया, आपका पाटलिपुत्र हो गया। तो ये सारे क्या हैं? प्रमुख नगर हैं जहां पर अभिलेख मिला था। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे।
वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रमुख नगर देख लिया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको नाम बताए हैं। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आखिर में राज्य साम्राज्य से कैसे अलग है। तो आपको पता है कि साम्राज्य बड़ा होता है, राज्य से बड़ा होता है, और उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत भी पड़ती है। ऑब्वियस ही बात है, जितना बड़ा हमारा साम्राज्य होगा उतने लोगों की जरूरत तो होगी ही, और फिर उनको हमें अधिकारियों की जरूरत भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य आपका साम्राज्य से भिन्न है। अब साम्राज्य बड़ा है राज्य से, तो इसका प्रशासन कैसा है। तो देखो, मौर्य साम्राज्य आपको पता ही है बहुत बड़ा था, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से शासन होता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा कंट्रोल था। इसका मतलब यह है कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, और मान लो अगर इन लोगों ने राजा के आदेश को फॉलो नहीं किया, ठीक है, जो लोग थे, तो अधिकारी उनको सजा भी देते थे, और इनमें से बहुत सारे जो भी अधिकारी होते थे ना, उनको सैलरी दिया जाता था। एक तरीके से ये संदेशवाहक थे, मतलब आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, राजा के जासूस अधिकारियों के, अब देखो राजा के पास जासूस भी है, वो अधिकारी का जो भी काम होगा ना उस पर नजर रखेगा। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो कि राज परिवार या फिर वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर कंट्रोल रखता था। मतलब इन सब के ऊपर सम्राट है, आप समझ सकते हो, वो राज परिवार जो भी उसमें बड़े अधिकारी मंत्री हैं उनकी सहायता से सब पर क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य के भीतर भी कई छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र या प्रांत थे। अभी मैंने आपको तक्षशिला दिखाया ना, इन पर तक्षशिला या फिर उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर कंट्रोल भी रखते थे। अभी आपको ये पूरी स्टोरी समझनी है, तभी जाकर आप समझ पाओगे। और अक्सर राजकुमारों को वहां का गवर्नर बनाकर भेजते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि आखिर में ये जो कंट्रोल रखने की ये लोग कोशिश करते थे, तो इसके लिए इनको आना जाना भी पड़ेगा, उसके लिए भी संसाधन चाहिए। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। देखो, प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र था। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, अभी मैंने आपको बताया ना, चाणक्य के जो भी विचार हैं उसने लिखा है अर्थशास्त्र नामक किताब में। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, और यही क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछा हुआ है। मैं आपको टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन जरूर भेजूंगी। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पूछा हुआ कि कंबल के लिए क्या फेमस था, तो उत्तर पश्चिम। दक्षिण भारत सोने के लिए, इसी तरीके से पूछा ही हुआ है। ठीक है, और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। ठीक है, संसाधन नजराने के रूप में लेते थे। अब ये नजराना क्या होता है, देखो, एक तो होता है कर, अभी हमने देखा, जो कि नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। अभी जो नजराना है ना, ये नियमित रूप से नहीं, अनियमित रूप से, मतलब जब पॉसिबल हो तभी ले लो, इसे बोलते हैं। और ये बेसिकली एक पदार्थ के रूप में, मतलब जो अपनी इच्छा से दे सके उनसे लिया जाता था। ठीक है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दें। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा है कि किस तरीके से काम होता था, कहाँ किस चीज के लिए फेमस है, ये भी हमने पढ़ लिया है। कर मैंने आपको बता ही दिया कि कर आपका नियमित रूप से लिया जाता था और नजराना आपका अनियमित रूप से, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये राजधानी में सम्राट, तो यहाँ से बेसिकली कुछ पूछा नहीं जाता है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि किस किस चीज़ का विवरण मिलता था। ठीक है, यहाँ पर भी वही सारी कहानी लिखी गई हैं। तो देखो, सोशल साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उस किताब को पढ़ने का भी तरीका होता है। वैसे तो अगर आप सारी लाइन टू लाइन पढ़ने लग जाओगे तो 3 महीने भी कम है। आपको हमेशा, इसलिए मैं बोलती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ही करो, क्योंकि 10-12 साल पेपर हुए हैं, तो आखिर में किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें मैंने आपको अपने नोट्स में भी प्रोवाइड करवाई हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपको उसको पढ़ना ही है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं, ये स्टोरी टाइप की चीज़ें हैं।
हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो यूपीएससी लेवल में भी पूछा गया है बार बार कि जो अशोक के अभिलेख थे उसकी भाषा क्या है, उसकी लिपि क्या है। ठीक है, पता नहीं कितनी बार तो सीटेट ने पूछा है। अब देखो, अशोक एक अनोखा सम्राट था, ऑब्वियस सी बात है, मौर्य वंश का सबसे फेमस था ये, और ये ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वो शासक है जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, तो वो अशोक ही था। और इसके ज़्यादातर जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में। अब आप बताओ प्राकृत भाषा में क्यों? हम बौद्ध धर्म पढ़ लिए, हमने जैन धर्म पढ़ लिया, दोनों में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, प्राकृत भाषा आम जनता समझ पाती थी। तो जो भाषा आप समझोगे मैं आपको उसी भाषा में तो पढ़ाऊंगी, तो इसलिए इनके अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ठीक है, सबसे पहले इस लिपि को किसने पढ़ा था? ये भी एक हायर लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक का कलिंग युद्ध, क्योंकि इसी युद्ध के बाद से वो बौद्ध धर्म की नीतियों पर चलने लगा, उसने सारी लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में ये हम आपका उड़ीसा का है। ठीक है, कलिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो नाम है वो अभी का जो उड़ीसा है ना उसका पुराना नाम है। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए, मतलब अशोक चाहता था पूरा कलिंग हम जीत ले, उसके लिए एक लड़ाई लड़ी। हाँ, उसने युद्ध जीत लिया, बट उसमें इतने ज़्यादा लोग मारे गए, खून खराबा, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उसने ये डिसीजन लिया कि अब वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। इवन वो ये चाहता था कि उसके आने वाली जनरेशन भी कभी युद्ध ना करें, खून खराबा ना करें। ठीक है, जो कि उसके अभिलेख में पता चलता है। उसने बोला था कि अब मैं धम्म पालन करूंगा। धम्म का मतलब होता है धर्म। ठीक है, तो इसने सोचा कि भाई देखो, लड़ाई झगड़े से तो बेटर है कि मैं धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतूं, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, और मेरे बाद मेरे बेटे मेरे पोते भी युद्ध ना करें। तो इस तरीके से कलिंग के युद्ध के बाद पूरी तरीके से बदल गया। अदरवाइज ये हर चीज़ जीतना ही चाहता था। धम्म का मतलब होता है धर्म। ठीक है, मतलब अब मैं धर्म के रास्ते पे चलूंगा। अच्छा, ये भी मिला हुआ है, इसको राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है, और ये आई थिंक बिहार के रामपुरवा में मिला है। ये मौर्यकालीन स्तंभ है, बट अब ये आपको राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अशोक का आखिर में धम्म मतलब धर्म है क्या? तो देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, क्योंकि धर्म में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देवी देवता की पूजा होगी, कर्मकांड होगा। नहीं, अशोक के धम्म में ना किसी भी देवता की पूजा या फिर किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें, और बुद्ध के उपदेशों से भी ये प्रेरित हुए थे, और यही डायरेक्ट लाइन पूछी हुई है। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। अब अलग अलग धर्म होगा तो टकराव तो हो ही जाएगा। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दास जो है वो दास और नौकर के साथ बहुत ही गलत बिहेवियर होता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। इनकी देखो, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किसकी नियुक्ति की है? धम्म महामत की। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कई बार इसकी जगह पे कुछ दूसरा नाम लिख देगा कि और अशोक ने इनकी नियुक्ति की है। नहीं, उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की है, जो कि जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया ताकि लोग उसको पढ़ सकें। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो कि पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने उनका बेटा था ना महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा, उसको भी भेजा था श्रीलंका। और ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में। ठीक है, फिर उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। मतलब इतना बदल गया, सोचो, कलिंग के युद्ध के बाद से। यहाँ पर बहुत सारे संदेश भी लिखवाए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इनका आपको संदेश बता देती हूँ, प्रजा के लिए था, क्योंकि ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग विभिन्न अवसर पर अनुष्ठान करते हैं। जब वे बीमार होते हैं, तब जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब वो यात्रा शुरू करते हैं, तो अलग अलग तरीके का अनुष्ठान होता है।
अब ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले मतलब उन्होंने बोला कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये किसी काम का नहीं है। इसके बदले अगर आप दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ठीक है, अब ये रीतियाँ क्या थी? तो इन्होंने बोला देखो, आप दास नौकर के साथ अच्छा बिहेव करो, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, जीवों पर दया करो, ब्राह्मण और श्रमणों को दान दो, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा मत करो। मतलब मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बेकार है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई या फिर दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये लाइन इन्होंने ही बोला है। ठीक है, इसीलिए हमें दूसरों के भी धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये लाइन पूछी हुई थी, ये वाली लाइन, कि अगर मैं अपने धर्म की बड़ाई करूंगी, आपके धर्म की बुराई करूंगी, तो बेसिकली मैं अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रही हूँ। ये इन्हीं की लाइन थी, अपने प्रजा को संदेश दिया था इन्होंने। ठीक है, तो भाषा इनकी थी प्राकृत, और लिपि थी इनकी ब्राह्मी। ठीक है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। ये रहा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको छोटा सा लग रहा होगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स तो आपको नेक्स्ट क्लास में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टोरी दिया गया है, बट ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम इसको चैप्टर के साथ पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुल मिलाकर ये अशोक से रिलेटेड था, और जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बोला है ना बार बार कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में पढ़ना है, तो वो एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, अपने मन से नहीं बताती हूँ। अब जब मैं इसके क्वेश्चंस आपको अभी कराऊंगी और टेलीग्राम पे डालूंगी तो चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप 2022 में पूछा हुआ है। राजा अशोक पर दिए गए ABC कथन पर विचार करो और सही उत्तर का चयन करो। अशोक मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ये तो गलत हो गया, हम अभी मौर्य पढ़ रहे हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि तो सही थी, बट भाषा तो इनकी प्राकृत है ना, तो ये भी गलत हो गया। अशोक अकेले एक ऐसा राजा था जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजित प्रदेश का त्याग कर दिया था। जी हाँ, जो उसने जीता ना कलिंग, उसको त्याग कर दिया था उसने, उसके बाद से ही तो वो सुधर गया। तो सिर्फ सी सही है। अब आप देखिए, अभी हमने जस्ट पढ़ा ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2015 पुराने क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ कि देखो भाई, क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं। चाणक्य के कई विचारों आपको अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलेगा, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, देखिए ये रहा, धर्म नहीं अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2012 का है। मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग की प्रसिद्ध विजय वर्तमान समय के किस स्थान पर लड़ी गई थी? तो उड़ीसा है, अभी तो हमने पढ़ा उड़ीसा। एंड ये क्वेश्चन धम्म वाला क्वेश्चन है ये, जो कि मैं आपको बार बार अच्छे से बता रही थी, और ये आपका है 2024 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देखिए, मतलब ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने 2012 के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, 2022 के लेकर आई हूँ, 2024 और 2015, तो कब से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2024 में क्या पूछा है, देखिए, अशोक के धम्म के विषय में क्या सही है। इसमें किसी देवी की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, इसमें किसी भी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, अभी हमने पढ़ा। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। जी हाँ, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, धम्म महामत की नियुक्ति की थी, ना कि बौद्ध भिक्षुओं की। इसलिए मैं आपको बोल रही थी, हाँ इन्होंने नियुक्ति जरूर किया था, बट बौद्ध भिक्षुओं की नहीं किया था। इन्होंने खुद अपने ही आसपास के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो कि धम्म महामत के नाम से जाने जाते थे। तो ये तो गलत हो गया, A, B और C ही सही है इसमें। ठीक है, तो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्ट NCERT का है, ऐसा भी नहीं है कि आपके मतलब बाहर से कुछ पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लास कंप्लीट होता है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, और बाकी हम मिलेंगे टेलीग्राम पे। रात तक मैं सारे क्वेश्चन डाल दूँगी उसमें, आप ज़रूर उसको अटैम्प्ट किया करो। आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा रिवीजन के लिए भी, और नोट्स ले सकते हो। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है ताकि हर स्टूडेंट्स ले सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।